सर्वेषामपि मानवाधिकारशिक्षाध्येतॄणाम् अद्यतनकक्षायाम् अहं स्वागतं करोमि। वयं जानीमः यत् क्रमशः वयं शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्षस्य पाठ्यक्रमान्तर्गतं पञ्चमपत्रं वर्तते मानवाधिकारशिक्षा। तदनुकूलमेव क्रमशः प्रतिनित्यम् एकैकं शिक्षणबिन्दुं स्वीकृत्य परिचर्चां कुर्मः। अस्यां शृङ्खलायाम् अद्य अस्माभिः भारतीयसंविधानं मानवाधिकारस्य इत्यस्मिन् पङ्क्तौ इत्यस्मिन् विषये परिचर्चा विधास्यते। सर्वेपि श्रोतारः सर्वेपि अध्येतारः इत्युक्ते शिक्षाशास्त्रे द्वितीयवर्षीयाः मानवाधिकारशिक्षाध्येतॄणः संसूच्यन्ते यत् भवन्तः व्याख्यानात् परं व्याख्यानं श्रुत्वा अन्ते प्रदीयमानानां गृहकार्याणामपि अवलोकनं सम्पादनं च कुर्वन्तु। सहैव गृहकार्यं सम्पाद्य ईमेल् माध्यमेन प्रेषयन्तु। मित्राणि, अद्यतनपरिचर्चायाः विषयः वस्तुतः अत्यन्तं दीर्घम् आसीत्। मया तन्निमित्तं बहुधा विचारः कृतः यत् भारतीयसंविधाने केचन मौलिक अधिकाराः ये सन्ति त एव कदाचित् मानवाधिकारत्वेन अथवा भारतीयसंविधाने उक्ताः मानवाधिकाराः इत्यस्मिन् विषये अनुस्यूताः भवेयुः। किन्तु यदा वयं पाठ्यक्रमं पश्यामः तदा तत्र स्पष्टतः परिचयात्मकम् एकं पृथक् तथ्यं वर्तते भारतीयसंविधानं मानवाधिकारस्य। तदनन्तरं मानवाधिकारेण सम्बद्धाः इत्युक्ते मौलिकाधिकाराः के प्रदत्ताः सन्ति, षड् मौलिकाधिकाराः, तेषां पृथक् चर्चा कृता वर्तते। अतः पाठ्यक्रमानुरूपमेव अस्माभिः अत्र पूर्वं भारतीयसंविधानं मानवाधिकारस्य इति विषयम् अधिकृत्य एकं परिचयात्मकं स्वरूपम् अद्य पश्यामः। पुनः अग्रिमकक्षायां श्वः अस्माभिः मौलिकाधिकाराणां सन्दर्भे परिचर्चा विधास्यते। मित्राणि, एतस्य विषयस्य सज्जीकरणार्थम् अहं स्वयं डी बसु आचार्य दुर्गादास बसु महोदयानां पुस्तकस्य अवलोकनम् अकुर्वम्। तत्र वस्तुतः ये विषयाः प्रदत्ताः सन्ति ते अत्यन्त उत्कृष्टभाषायां सन्ति। भाषापि उत्कृष्टा कीदृशी, आचार्य डी बसु महोदयानां हिन्द्यां पुस्तकम् उपलब्धमस्ति, तदेव मया पठितं। तत्रापि हिन्दी अपि तादृशी लिखिता वर्तते यत् सौकर्येण कदाचित् अवबोधः एव न भवति। पुनः मया तेषाम् इत्युक्ते सुभाष कश्यप महोदयानामपि पुस्तकम् अधीतं, पठितं। ततः कानिचन बिन्दून् निष्कास्य क्रमबद्धं कृत्वा अत्र आनीतवान्। तस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः चर्चा क्रियते। मित्राणि, वस्तुतः एते ये विषयाः सन्ति तान् अवगन्तुम् एकवारं वयं हिन्द्यामेव पूर्वं शृणुमः। यतोहि बहुधा मया प्रयासः विहितः यत् संस्कृते एतेषाम् अवबोधः स्यात्, किन्तु एकत्र तु संविधानस्य या पद्धतिः वर्तते, मूलं संविधानं तत् स्वयमेव आङ्ग्ले वर्तते। पुनः एते लेखकाः ये व्याख्यातारः सन्ति, आचार्य दुर्गादास बसु महोदय अथवा स्वयं सुभाष कश्यप महोदय, पुनः एतेषां लेखनस्य शैली, तस्यापि यदि अनुवादं संस्कृते कुर्मः कदाचित् विषयः एव ततः अपसरेत्। अतः एकवारं पूर्वं हिन्द्यां जानीमः यत् मानवाधिकाराणां सन्दर्भे एभिः किम् उक्तं, तदनन्तरम् आवश्यकतायाः सत्यां पुनः संस्कृतानुवादः अपि करिष्यते। अधुना हिन्द्याम् एकवारं जानीमः, शृणुमः। साथियों, भारतीय संविधान और मानवाधिकार, इस संदर्भ में अगर हम बात करने की प्रयास करते हैं या विचार करते हैं तो सर्वप्रथम यह संविधान के अवलोकन से हमें ज्ञात होता है कि राज्य का लक्ष्य जीवन को संभव बनाना ही नहीं अपितु अच्छी तरह से जीवन को प्रदान करना भी है। अर्थात मानवाधिकार के माध्यम से न केवल जीवन को जीने योग्य बनाया जाता है अपितु एक व्यक्ति को वे सारे ही अधिकार प्रदान किए जाते हैं
जिनके माध्यम से वे अपने कर्तव्य के साथ साथ जीवन जीने के लिए जो भी उपयुक्त चीजें हैं उनकी मांग भी कर सके। और भारत के संदर्भ में यदि चर्चा करते हैं तो यह विश्व का सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते इसकी प्रस्तावना में ही मानवाधिकारों की शुरुआत हो जाती है। और प्रस्तावना से ही हम देखते हैं कि समान रूप से सभी के लिए इसको आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया है। अर्थात हर व्यक्ति को इस संविधान को स्वयं अपने ऊपर लागू करने की घोषणा की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक तरफ जहां यह नीति निर्माताओं ने इस देश के, इस राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए नीति और नियम बनाया, वहीं पर कहीं भी इस नीति को, नियम को थोपने का प्रयास नहीं किया है। और इसके लिए मुख्यतः जहाँ जब भी मानवाधिकार संरक्षण की चर्चा होती है, तो 3 स्वरूप भारतीय संविधान में दिखाई देते हैं। अर्थात पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए, वो चाहे नीति निर्माता हों या चाहे हम इससे शासित वर्ग हों, इनको व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 3 निकायों की चर्चा की गई इसमें। पहली है विधायिका, दूसरी है कार्यपालिका और तीसरी है न्यायपालिका। विधायिका के जो भी सदस्य हैं, वो सभी हम नागरिक ही हैं। हमारे ही अपने अधिकारों को उल्लिखित करने के लिए, नियमबद्ध करने के लिए हम विधायिका में बैठते हैं और बैठ करके अपने लिए नीतियों को बना लेते हैं, नियमों को बना लेते हैं। हाँ, यह ज़रूर है कि नीति, नियम बनाने के लिए इस विधायिका में देश के, अब आज की बात करें तो 1.25 अरब की जो आबादी है, ये एक साथ बैठ करके नीति, नियम नहीं बना सकती है। नतीजतन हम अपने प्रतिनिधियों को इन जगहों पर भेजते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय विधायिका के तौर पे भारत का संसद है। संसद के 3 अंग हैं, हम सभी को पता है। उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा और राष्ट्रपति। ये विधान बनाने का कार्य करते हैं। वहीं पर फिर राज्य स्तर पर कहीं-कहीं द्विसदनीय विधानसभाएं हैं, जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद है। कहीं पर एक सदनीय विधानसभा है, जहाँ पर सिर्फ विधानसभा है। और उसके बाद दूसरे क्रम पर आ जाता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का सर्वोच्च हमारे राष्ट्रपति होते हैं। उनके माध्यम से तत्त राज्यों में वो अपने प्रशासक, गवर्नर नियुक्त करते हैं। फिर उन गवर्नरों के माध्यम से अलग-अलग सभी जिलों में वो जिलाधिकारी नियुक्त करते हैं। फिर उससे अंचलाधिकारी नियुक्त होते हैं, फिर बीडीओ, फिर ग्राम स्तर पर एक कर्मचारी से लेकर के और राष्ट्रपति तक क्रमशः ये श्रृंखला जुड़ी हुई है। ये लोग कार्यपालिका अर्थात बनाई गई नीति को क्रियान्वित करने, कराने का कार्य करते हैं। जब यहाँ कोई भी समस्या आती है तो तीसरा पक्ष आ जाता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य होता है कि जब जो कुछ भी समस्या आ रही है, अर्थात विधायिका और कार्यपालिका, इनमें जब समस्या आती है तो इन दोनों के बीच में एक तरह से रेफरी का कार्य, मध्यस्थता का कार्य कराने वाला होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका सर्वोच्च है भारत में और सबके ऊपर इसके नीति नियम लागू होते हैं। न्यायपालिका से ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। हर व्यक्ति पर न्यायपालिका के नियम और न्यायपालिका की विधियां, न्यायपालिका के दंड संहिता लागू होता है। इसके नजर में सभी एक आम आदमी है। और इस संदर्भ में इन तीनों को एकीकृत करने के लिए मानवाधिकारों के संरक्षण की जहां से बात होती है, तो भारतीय संविधान के हम उद्देशिका को यदि देखते हैं तो स्पष्ट होता है, उसमें लिखा हुआ स्पष्टतः, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मित्रों, इस जो दस्तावेज है, एक यह रिपोर्ट है, एक प्रतिवेदन है, यह जो संविधान,
इसके उद्देशिका मात्र से स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय संविधान में मानवाधिकारों की रक्षा सर्वोपरि है, क्योंकि इसके बनाने वाले भी हम ही हैं, इसको अपने ऊपर आरोपित करने वाले भी हम ही हैं, और हमारे ही प्रतिनिधि, हमारे बीच का ही व्यक्ति हमारे लिए मध्यस्थता करने वाला भी है न्यायपालिका में रह करके। तो कहीं न कहीं जो कुछ भी मानवाधिकार आयोग के नीति नियम है, व्यवस्था है, वो औपचारिक या अनौपचारिक रूप से भारतीय संविधान में विद्यमान है। और भारतीय संविधान मानवाधिकारों का संरक्षण भी इसी रूप से करता है जैसे स्वयं हमारे अधिकार हमारे लिए हमारे ऊपर ही लागू हों। अगर बात करते हैं सामान्य सार्वभौमिक उद्घोषणा की, तो मानवाधिकारों की उद्घोषणा जो हुई है, सार्वभौमिक उद्घोषणा, हमारा एक प्रकरण आएगा, उसमें इसकी हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। यहाँ इसकी चर्चा करेंगे अगर, तो ये दिग्भ्रमित हो जाएगा। तो सार्वभौमिक उद्घोषणा से आप समझिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की जो उद्घोषणा हुई, उसको सार्वभौमिक उद्घोषणा के नाम से हम जानते हैं। और वहीं भारतीय संविधान में उन उद्घोषणाओं से संबंधित कुछ तथ्यों को, कुछ तत्वों को हम हूबहू स्थिति में देख सकते हैं। जैसे सार्वभौमिक उद्घोषणा के अनुच्छेद 7 में, अर्थात सार्वभौमिक उद्घोषणा के 7वें अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है मानवाधिकार में। और वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष सभी को समानता का अधिकार दिया गया है। तो जो सार्वभौमिक घोषणा है मानवाधिकार को, हूबहू वही स्थिति भारतीय संविधान में भी दिखाई देती है। उसी प्रकार भेदभाव का प्रतिबंध किया गया है इसी 7वें अनुच्छेद में, सार्वभौमिक घोषणा में, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15वें के पहले भाग में भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। इसी प्रकार अवसर की समानता रखी गई है अनुच्छेद 21 के दूसरे भाग में, सार्वभौमिक घोषणा में। वहीं भारतीय संविधान में भी 16वें अनुच्छेद के पहले भाग में अवसरों की समानता को जगह दिया गया है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सार्वभौमिक घोषणा में अनुच्छेद 19 में रखा गया है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16वें के पहले भाग के क में रखा गया। शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता दी गई है सार्वभौमिक घोषणा में मानवाधिकार में। वहीं पर भारतीय संविधान में इसको शांतिपूर्ण जो सभा की स्वतंत्रता सार्वभौमिक घोषणा में अनुच्छेद 20वें के पहले भाग में दी गई है, और भारतीय संविधान में 19वें अनुच्छेद के पहले भाग में इसको दिया गया है। फिर संगठन और संघ निर्माण का अधिकार दिया गया है सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 23 के चौथे भाग में। वहीं पर भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के पहले भाग के ग में इसका स्पष्टतः उल्लेख मिलता है। फिर सीमा के भीतर संचरण का अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकार में, जो सार्वभौमिक घोषणा है इसमें अनुच्छेद 13 के पहले भाग में। भारतीय संविधान भी समस्त भारतीय नागरिकों को भारतीय सीमा में विचरण का अधिकार देता है अनुच्छेद 19 के पहले भाग के घ में। फिर अपराधों को दोष सिद्धि के संबंध में सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 11वें के दूसरे भाग में परिचर्चा है। भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 20वें में इसकी चर्चा की गई है। फिर अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उपचार दिए गए हैं सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 8 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इसकी चर्चा की गई है। अल्पसंख्यक शिक्षा का अधिकार सार्वभौमिक घोषणा में अनुच्छेद 26 के तीसरे भाग में दिया गया है। भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 30 के पहले भाग में इसकी चर्चा की गई है। क्षमा करिएगा, अल्पसंख्यक शिक्षा का अधिकार जो सार्वभौमिक घोषणा है अनुच्छेद 26 के तीसरे भाग में दिया गया है, और भारतीय संविधान में 30वें के पहले भाग में दिया गया। फिर संपत्ति का अनिवार्य अर्जन जो है वो अनुच्छेद 17 के 2 में है सार्वभौमिक घोषणा में, और भारतीय संविधान में भी इससे संबंधित 30 से लेकर 31 में परिचर्चा की गई है। बाद में संपत्ति के अधिकार को तथाकथित सरकारी नीति नियम के कारण निषिद्ध कर दिया गया। कहने का यह मतलब है कि भारतीय संविधान और मानवाधिकार की यदि परस्पर तुलना करें तो मानवाधिकार आयोग के द्वारा प्रदत्त या सार्वभौमिक जो घोषणाएं की गई हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन घोषणाओं में मानवाधिकार के संरक्षण के लिए जो विधि, नियम, नीति, अनुच्छेद बनाए गए हैं और उन अनुच्छेदों के अंदर जिन बिंदुओं का जिक्र किया गया है, वे सभी बिंदु क्रमबद्ध रूप से भारतीय संविधान में दिखाई देते हैं।
तो यदि हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या और मानवाधिकार आयोगों की जो सार्वजनिक घोषणा की गई थी, उन मानवाधिकारों के हूबहू 100% अंश भारतीय मानवाधिकार में भी दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान मानवाधिकारों के संरक्षण और मानवाधिकारों के प्रवर्धन के लिए पूर्णतः तटस्थ है और कहीं से किसी भी प्रकार से इसमें चूक नहीं होना देना चाह रहा है। अग्रे सर्वेपि अध्येतारः संसूच्यन्ते यत् भवन्तः कानिचन बिन्दून् स्वीकृत्य प्रतिनित्यम् अभ्यासमपि कुर्वन्तु चेदुत्तमम्। अत्र गृहकार्यत्वेन अस्माभिः द्विधा परिचर्चा करिष्यते। प्रथमं तु कार्यपालिकायाः कार्याणि कानि सन्ति इत्युक्ते भवद्भिः कार्यपालिकायाः पूर्वं स्वरूपं द्रष्टव्यम्, अध्येतव्यं, पुनः कार्यपालिकायाः सङ्गठनात्मकम् एकं चित्रणम् अपि निर्मान्तु भवतां मस्तिष्के स्यात्। पुनः एतस्य कानि कार्याणि भवन्ति तदेकवारं पश्यन्तु प्रमुखतया। द्वितीयं राष्ट्रीयविधायिकायाः कानि अङ्गानि सन्ति तानि पुनः राष्ट्रीयविधायिका का वर्तते तस्याः विधायिकायाः अङ्गानि कानि सन्ति, अत्र कति सदस्याः भवन्ति, एतेषां सदस्यानां कार्यकालं कियत् भवति, पुनः एतेषां चयनस्य का प्रक्रिया, कुतः कियत् परिमितं, पुनः एतेषाम् अधिकाराः के, कार्यं किम् इत्येतेषु सन्दर्भेषु भवन्तः यदि पठन्ति, लिखन्ति, सम्पादयन्ति गृहकार्यं चेदुत्तमम्। सम्पाद्य पुनः मेल मध्येन प्रेषयन्तु अपि, तेन भवतामपि तारतम्यता भवति, पुनः अत्र संरक्षितं भवति प्रेषितं कार्यं, तदपि भविष्ये अस्माकं कृते साहाय्यं प्रदास्यति। अस्तु, तर्हि एनं व्याख्यानम् अत्रैव समापयामः। भवतां यदि कापि जिज्ञासा भवति चेत् भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखित्वा सूचयन्तु। अग्रिमकक्षायाम् अस्माभिः तेषु सन्दर्भेषु पूर्वं परिचर्चा विधास्यते, तदनन्तरम् अग्रे गमिष्यामः। अस्तु, धन्यवादः सर्वेभ्यः।